आप सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी शिक्षक गुरुजनों को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं जो है 2025 से पहले नियोजित थे और अब जो है सक्षमता 1, सक्षमता 2 या सक्षमता 3 दे करके वो लोग जो विशिष्ट टीचर यानी एक्सक्लूसिव टीचर की ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उसमें खासकर सक्षमता 2 और सक्षमता 3 के, तो वो लोग जो है अपने ईपीएफ अकाउंट का क्या करें। एक्चुअल में ये ईपीएफ अकाउंट है क्या, उसके बारे में भी जानेंगे। ईपीएफ अकाउंट में कितनी प्रकार की राशि जमा हुई है वो भी जानेंगे। उस ईपीएफ अकाउंट में जो जितनी राशि जमा है, और चूंकि अब आप जो है एनपीएस में जा चुके हैं, तो ईपीएफ अकाउंट का हम लोग क्या करें, उसमें जमा राशि को उसी में रहने दें या उसको निकासी कर लें। निकासी करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या हम कैसे पता करेंगे कितने महीने का जमा है, कितना जमा होना चाहिए था, क्या डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ राशि भी बाकी है। सभी सवालों का जवाब मात्र एक इसी वीडियो में, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल पे आज आप आए हैं और चैनल पे अब नए नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप वैसे गुरुजन हैं क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के बिना हमारा चैनल नहीं चल सकता है, इसलिए आपका आशीर्वाद की जरूरत है। तो अपना आशीर्वाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। देखेंगे इनका मैंने नाम जो है, ये जो एक व्यक्ति हैं इनका नाम जो है मैंने हाइड कर रखा है इनकी प्राइवेसी की वजह से। सबसे पहले हम इन चीज़ों को सब चीज़ दिखाएंगे, पहले आप इन चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। देखिए ये जो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। जब आप ईपीएफ में, जब आप नियोजन, जो भी व्यक्ति नियोजित होता है या प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उन सभी के लिए प्रोविडेंट फंड जमा होता है, यानी भविष्य निधि जिसको कहते हैं, यानी कर्मचारी भविष्य निधि इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि जब आप नियोजन में थे, तो इसमें क्या होता था कि दो तरीके, एक 1800 रुपया आपके सैलरी से डिडक्ट किया जाता था। किससे काटा जाता था, तो सैलरी से डिडक्ट किया जाता था 1800 रुपया। और ये 1800 बाकी के जो 1800 रुपये एक और होता था, वो कौन जमा करते, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था। जैसे अभी आप अगर विशिष्ट टीचर बने हैं, तो उसमें देखिएगा आप जो है लगभग 3800 रुपये जो है आपके सैलरी से काटा जाता है, और 5200 रुपये के आसपास में जो है अभी सरकार जो है आपके फंड में जमा, टोटल 9000 रुपये के आसपास में प्रत्येक महीने जो है आपके एनपीएस में जमा हो रहा है। उसी तरीके से 1800 रुपये उस समय आपके सैलरी से डिडक्ट किया होता था, और बाकी के 1800 रुपये जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आप ही के अकाउंट में करती थी, जो जाकर के आपकी ईपीएफ अकाउंट में जमा होता था। अब उस ईपीएफ अकाउंट में दो तरीके का हो जाता था। देखिए ये जो 1800 रुपये जो जमा होता था, इसको हम लोग बोलते थे एम्प्लॉय फंड, यानी कर्मचारी निधि, एम्प्लॉय फंड यानी कर्मचारी निधि। और ये बाकी के 1800 जो जमा होता था, इसमें 550 रुपये और जो है 1250 रुपये, दो भाग में बढ़ जाए। ये 550 रुपये जो है ये होता था एम्प्लॉयर फंड। कौन सा फंड होता था, एम्प्लॉयर फंड होता। और 1250 रुपये को ले जाकर के जो जमा करता था, उसको हम लोग बोलते थे पेंशन फंड जमा, पेंशन फंड। इसमें देखिए, इसमें जो ये जो फंड है एम्प्लॉय फंड, इसमें 5,000 रुपये, 2,000 करके 20,000 रुपये करके आप चाहे जितना बार मर्जी उतना बार निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका एम्प्लॉयर फंड और जो पेंशन फंड है, इस फंड को हमेशा क्या होता है, एक नौकरी से दूसरी, यानी ईपीएफ से रिटायर होने पर, ईपीएफ से तभी आप रिटायर होंगे, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं। मान लीजिए कि आप पहले से नियोजित और फिर से नियोजन में ही जाना है, तो यहाँ भी ईपीएफ था, वहाँ भी ईपीएफ जमा होगा, तो सिर्फ ये ट्रांसफर होता था। लेकिन अब आप ईपीएफ से सीधे आप एनपीएस में चले गए। जब आप एनपीएस में चले गए, इसका मतलब आपने ईपीएफ को छोड़ दिया। ईपीएफ को छोड़ दिया मतलब इसका मतलब ईपीएफ से रिटायर्ड हो गए। तो इस स्थिति में अपना पेंशन फंड भी निकलेगा और आपका ये एम्प्लॉयर फंड भी निकलेगा। अब इन चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि होगा क्या एक्चुअल में। देखिए अब यहां पे अगर देखिए ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति को यहां पे देखेंगे, तो अगर हम यहां पे इनको दिखाएंगे, देखिए यहां पे, तो इनके देखिए लिखा हुआ है यहां पे कि डिपॉजिट्स में देखिए यहां पे एम्प्लॉय शेयर में देखिए इनका कितना जमा है। देखिए एम्प्लॉय शेयर में देखिए इनका है
देखिए हाँ यहाँ पे देखिए इम्प्लॉय शेयर इन्होंने टोटल जो है अपना क्या कर चुकी हैं, टोटल जितना इम्प्लॉय शेयर है सब के सभी निकाल चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। एम्प्लॉयर शेयर की देखिए यहाँ पे इनका है 31,983 रुपये, और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है इनका कितना है टोटल 60,000 रुपये, जबकि होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से एक और आप इस तरीके से भी आप निकालेंगे। देखिए इस तरीके से भी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक डिपॉजिट यहाँ पे देखिए दिख रहा है। डिपॉजिट में देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था एम्प्लॉय शेयर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। देखिए एम्प्लॉय शेयर में कितना कितना जमा हुआ है, 1800 रुपये जमा है, जो आपके सैलरी से जो काटा जाता था। और दूसरा जो था आपका एम्प्लॉयर शेयर है, जिसमें देखिए मैंने 550 रुपये जो बताया था, यहाँ पे देखिए 550 रुपया है। और उसके बाद जो है देखिए ये पेंशन फंड है। पेंशन फंड में कितना जमा होता है, देखिए 1250 रुपये। तो आप अंत में देखेंगे, अगर इसी चीज को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इनके अकाउंट में कितनी राशि जमा हुई है। तो यहाँ पे देखिए हम इस चीज को यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो लाइन था वो देखिए ये था एम्प्लॉय फंड का। याद कीजिए मैंने यहाँ ये लाइन जो था वो था एम्प्लॉय फंड का। तो देखिए एम्प्लॉय फंड में इनका 1,04,677 रुपये जमा है। और ये जो था ये था एम्प्लॉयर फंड, ये जो था ये था एम्प्लॉयर फंड, और इसमें कितना जमा है 31,983 रुपये। तो मैंने बताया कि जो एम्प्लॉय फंड में वहाँ 0 शो कर रहा था, क्योंकि देखिए ये है विड्रॉल सेक्शन है, निकासी सेक्शन, तो इन्होंने 1,04,677 रुपये निकाल चुकी हैं, इसलिए वहाँ पे जो है क्या शो कर रहा था, 0 शो कर रहा था। और ये देखेंगे ये जो है ये है पेंशन फंड, और जब ये पेंशन फंड है तो पेंशन फंड में कितनी राशि जमा की गई है, 60,000 रुपये जमा की गई है। अब हम ये सवाल हो गया कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, ये कैसे, ये एक आपका जो है गूगल प्ले स्टोर पे या आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे उमंग, तो उमंग ऐप जब सर्च करेंगे तो वहाँ आपसे मांगा जाएगा यूएन नंबर और आपका मांगा जाएगा मोबाइल नंबर। यूएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसको बोलते हैं, जो जब आप ईपीएफ देखिए जब अकाउंट ओपन होगा तो ईपीएफ का जो खाता संख्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जब आप एनपीएस में गए होंगे विशिष्ट टीचर, तो वहाँ पे आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मांगा गया होगा, यानी प्राण जिसको बोलते हैं, प्राण नंबर मांगा गया होगा। उसी तरीके से जैसे वहाँ प्राण है उसी तरह से आप यूएन नंबर, तो इन दोनों के सहयोग से आप ये पूरा पीडीएफ निकाल सकते हैं। पीडीएफ निकालने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये चेक कर लेना है कि देखिए अगर यहाँ से हम चेक करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे इनको कैसे जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल देखिए ज्वाइनिंग कब हुई थी आपकी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ईपीएफ की कटौती कब से हुई है, तो अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है। तो देखिए इनका जो देखिए 10वां महीना 2020 का देखिए जमा हुआ है, देखिए 11वां महीना यानी नवंबर 2020, 12वां महीना देखिए, पहला महीना दूसरा महीना भी जमा हुआ है। देखिए यहाँ पे तीसरा महीना 2021 जमा हुआ है, उसके बाद चौथा महीना भी जमा हुआ है, देखिए 5वां महीना भी जमा हुआ है, फिर देखिए 6ठा महीना भी जमा हुआ है, फिर आगे देखेंगे 7वां महीना भी जमा है, 8, 9, 10, 11, 12, 12वां महीना 2021 के बाद सीधे इनके पास चला गया है। देखिए इनके पास आ गया है तीसरा महीना 2022, तीसरा महीना 2022। तो यहां से देखेंगे टोटल 2 मंथ्स का यानी 36 दूनी 7200 रुपये गायब है, 36 दूनी 72। तो इस तरीके से आप कंप्लीट चलेंगे। जब आप जिस दिन एनपीएस में गए होंगे वहां तक की राशि को देख लेंगे कितने महीने का आपका बकाया है जो डिपार्टमेंट ने आपके अकाउंट में जमा नहीं किया है। उस स्थिति जैसे एक एक डेट वाइज एकदम यहाँ पे सारी चीजें देख ली। कभी कभी क्या होता है कि 2 महीने का भी एक बार जमा कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 3600 रुपये जमा हुआ है, तो 3600 रुपये जमा हुआ है, तो कब इसका मतलब पीछे जो 2 महीने का जो ही बकाया था ला करके यहाँ पे आपका जमा कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से एडजस्टमेंट और भी होगा, लेकिन इनका कंप्लीट है कि पूरे महीने का जमा नहीं है, कंप्लीट पूरे महीने का जमा नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो लोग सक्षमता 1 के थ्रू अगर गए होंगे, यानी जिनकी ज्वाइनिंग अगर एनपीएस में 1/1/2025 को हुआ है, उनका टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 52 महीना। जितने लोग सक्षमता 2 ज्वाइन किए होंगे उसके समझ लीजिएगा कि उसके बाद कितने महीने बाद आपने ज्वाइन किया वहां से जोड़ लीजिएगा। और जब जोड़ेंगे तो देखेंगे अब आपकी राशि कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि जितना भी महीना हुआ होगा
उस माह में समझेंगे, माह में क्या कर लेना है कि आपको क्या चीज से गुना कर लेना है, 1800 से। क्लियर, 1800 से गुना कर लेना है, समझ नहीं बात की, उतना में कितना से गुना कर लेना, 1800 से। फिर जितना माह होगा उससे 550 में गुना कर लेना है। फिर जितना माह होगा उसमें आपको 1250 से गुना कर लेना है। तो जब 1800 से गुना करेंगे तो देखिए ये वाला जो पहला वाला राशि जो है ये निकल करके आएगा, ये टोटल राशि जो निकल करके आएगा यानी ये निकल करके आएगा एम्प्लॉय फंड, समझेंगे, ये आएगा एम्प्लॉय फंड निकल करके आएगा। ये निकल करेंगे तो ये आएगा एम्प्लॉयर फंड निकल करके आएगा, ये एम्प्लॉयर फंड निकल, और ये निकल करके आएगा पेंशन फंड, पेंशन फंड निकल करके आएगा। यानी इतना राशि आपके अकाउंट में कम से कम जमा होना चाहिए, इतना अकाउंट में आपका कम से कम जमा होना। जैसे ये व्यक्ति मान लीजिए सक्षमता 1 के थ्रू है तो 52 महीने हैं, तो मान लीजिए कि 52 में अगर हम 1800 से गुना करते तो अब देखिए 2 को 0 है तो 2 को 0, 18 दूनी 36 के 6, कितना 3 कैरी कर गया, 18 5 90, 93,600 रुपया इनके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इनके अकाउंट में टोटल राशि कितना है, 1,04,600, तो इसलिए है 1,04,677 रुपया, क्योंकि इनको देखिए ब्याज मिला हुआ है। ब्याज देखिए जैसे यहाँ पे देखिए लिखा INT, INT का मतलब होता है इंटरेस्ट, अपडेटेड अप टू 31/3/2000, देखिए 7,349 रुपये आपको यहाँ पे ब्याज मिल गया है सिर्फ 2025 में, इतना ब्याज मिल गया। तो इस तरह से ब्याज जोड़ करके इनका 1,04,677 हुआ है। उसी तरह से सारी राशि को जब देखेंगे तो उतना मिनिमम, अगर उतना जितना आपका मिनिमम होना चाहिए, जो माह में 1800 से और माह में 550 से, माह में 1250 से गुना करने के बाद उतना कम, और जितना होना चाहिए, जितना आपका मूलधन होना चाहिए, अगर उससे भी कम जमा है तो आपको फिर से ये मंथ काउंट करना होगा कितने महीने का डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में बकाया रखा हुआ है, जो जमा नहीं किया आपके अकाउंट में। यदि मान लीजिए कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो आप समझेंगे तो खुश नहीं होना है, आप ये समझेंगे कि आप उसमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने जमा किया है, तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने जमा करके इतना करके लेंगे। अब इन चीज़ों पे अगला जो सवाल है सबसे बड़ा कि जो EPF अकाउंट में अगर हमारा बैलेंस जमा है तो अब उस EPF अकाउंट का हम करें क्या। अब बैलेंस मान लीजिए कि जमा है तो उस बैलेंस का हम करें क्या। मान लीजिए कि जो बैलेंस अगर जमा है तो बैलेंस का क्या करें, बैलेंस का क्या करें। तो देखिए EPF का जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका लगभग 8.25%, यानी प्रत्येक साल आपको जो है 8.25% से ज़्यादा का ब्याज देती है। लेकिन एक्चुअल क्या है कि EPF इतना कहती है कि हम 8.25% के हिसाब से ब्याज देते हैं, लेकिन हर साल वो देती नहीं है, हर साल टाइम टू टाइम वो जमा नहीं करती है किसी न किसी वजह से। अगर मान लीजिए कि जमा भी करती है तो आप देखिए कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पता है कि अगर हम 8.25%, मान लीजिए 8.25% का मतलब होता है कि महीने का लगभग कितना समझ लगभग समझ लीजिए कि लगभग 0.6, 1% भी नहीं, 0.5% के आसपास में ब्याज मिल रहा है, जबकि मार्केट का ब्याज रेट क्या है, लगभग 2 से 3% महीने का होता है, तो इसका मात्र 8.25%। अगर कोई ऐसा फंड आपके मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, LIC, कोई भी फंड ऐसा हो जिसमें आपको इस चीज को समझ में आ रहा है कि हम उस राशि को उससे ज़्यादा वहां ब्याज मिल रहा है, तो आप EPF का पैसा निकाल करके आप वहां इन्वेस्ट कर दे। या कुछ ऐसा आपके पास कर्ज हो, ऐसा कर्ज हो जिन फ्यूचर आपको लगता है कि उस कर्ज का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उस कर्ज का हम नहीं चुकता कर पाएंगे अपनी सैलरी से, और मान लीजिए कि वो ब्याज जो चल रहा हो 12% के हिसाब से चल रहा हो, 16% के, या मार्केट से आप मान लीजिए 36% का मतलब 3% महीना, एक महीने में 3% का ब्याज ले रहा हो, 36% हुआ साल में। अगर इस तरीके का कोई कर्ज आपके ऊपर चल रहा हो तो आप EPF का बैलेंस, क्योंकि ये मात्र 8.25% यहाँ ग्रोथ कर रहा है, मालूम चलेगा कि यहाँ पे ग्रोथ 8.25 के आप यहाँ पे 36% ब्याज दिए जा रहे हैं, यानी हर महीने जो 28% लॉस में जा रहे हैं। तो इस हिसाब से EPF का पैसा निकाल करके आप इस कर्ज को भी चुकता कर सकते हैं। कोई जमीन लेना हो, आप इस पैसे को निकाल करके आप अपनी जमीन ले सकते हैं, क्योंकि जमीन में मिनिमम भी अगर ग्रोथ होता है, मिनिमम भी ग्रोथ होगा तो 10%, कितना भी अगर खराब जमीन होगा तो 10 से 15% मिनिमम भी ग्रोथ होता है एनुअल। तो आप वहां पे इन चीजों को आप वहां पे जमा कर सकते हैं। हाँ, इस पैसा को निकाल करके आप बैंक में FD नहीं कर सकते।
एफडी करने पर क्या होगा कि एफडी का मैक्सिमम रेट जो है सीनियर सिटीजन के लिए 7% है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए 6 पॉइंट समथिंग % ही है, ठीक है ना। तो इस अब ऐसा ना कि इसको हम लोग निकाल करके हमने कोई गाड़ी खरीद लिया, नहीं, तो इस तरीके का नहीं, इसको ऐसा कुछ करना है कि चूंकि ये आपका भविष्य निधि है तो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जो आपके भविष्य के लिए काम आए। क्लियर। अब अगला जो सवाल है कि अब हम इसको निकालें कैसे। देखिए, जब भी ईपीएफ का पैसा निकालें तो ध्यान रखना है कि आपके आसपास में बहुत सारे आपकी स्कूल के भी टीचर्स होंगे जो कहेंगे कि हम ईपीएफ का पैसा फ्री में निकाल देते हैं। तो लेकिन देखिए, मैं ये हमेशा कहूँगा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा देखिए, अब 2000-4000 देखिए, थोड़े बहुत सर्विस शुल्क के रूप में आपको परेशान नहीं, इसलिए ईपीएफ का पैसा जब भी निकाले तो किसी ईपीएफ एक्सपर्ट के सहयोग से निकालें, क्योंकि ईपीएफ में बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे पैन कार्ड, ईकेवाईसी, आपका नॉमिनी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां पे छोटी सी भी गलती जो है कम से कम आपको 10-15-20 हज़ार रुपये का नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर एक जो ईपीएफ एक्सपर्ट है वो अधिकतम कितनी राशि आपसे ले सकता है, तो वो राशि मैक्सिमम आपसे कितना, बहुत नॉमिनल भी चार्जेज करेगा तो 2-3 हज़ार रुपये चार्जेज करेगा, 1500 रुपये चार्जेज कर सकता है। तो एक नॉमिनल चार्जेज होती है उनकी, तो नॉमिनल चार्जेज जो होगी वो हो सकता है कि उससे ज़्यादा आपको ब्याज इंटरेस्ट ऐड करवा के दे दे। हो सकता है कि आप अपने से करेंगे तो आपको हो सकता है कि पैन कार्ड लिंक नहीं हो तो वहां से टीडीएस कट के आ जाएगा। हो सकता है कि आप अगर पैन कार्ड लिंक को पूरा पैसा भी निकाले तो पूरा पैसा ही है कि ब्याज जोड़ के नहीं आएगा। लेकिन जो ईपीएफ एक्सपर्ट जो होंगे वो कंप्लीट है कि आपके सारे पैसे जो है ब्याज जोड़ करके निकलवाएंगे। मान लीजिए कि आपसे वो, मान लीजिए कि 3000 रुपये सर्विस लेते हैं, मान लीजिए कि 2000 रुपये ले लेते हैं, तो हो सकता है कि 3000-2000 के उपलक्ष्य में आपको कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये आपको इंटरेस्ट ऐड करा के दे देंगे। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि हमेशा किसी ईपीएफ एक्सपर्ट की सहयोग से आप इस राशि को आप निकलवाएं और उसी के सहयोग से आप सारी चीज़ें काम करवाएं। ये आपके फायदेमंद होगा और हमेशा ही फायदे की बात रहेगी। तो ईपीएफ से रिलेटेड ये सारे चीज़ थे। अगर ईपीएफ से रिलेटेड और भी आपके सवाल बनते हैं तो हमारे जरूर उस चीज़ को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि और भी कोई क्यूरी है, कोई आपकी केवाईसी से प्रॉब्लम है, कोई अकाउंट से प्रॉब्लम है, उस जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए हम आपके लिए, तो उस टॉपिक को भी हम लोग छुएंगे। बस आपको करना क्या है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आपके लिए सहयोगी रहा कि नहीं, आपके लिए अच्छा रहा कि नहीं, तो हमको जरूर बताइएगा। क्लियर, मेरी बातों को आप समझ लिए। तो ये यहाँ तक कि आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।